Hi friends, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about IPO means initial public offer. See basically दो टाइप्स के मार्केट होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ अ प्राइमरी मार्केट जहाँ पे कंपनी अपना IPO लाती है और पब्लिक से फंड रेज करती है और वो जो फंड्स है वो डायरेक्टली कंपनी को जाते हैं. और दूसरा मार्केट होता है सेकेंडरी मार्केट जहाँ पे वो कंपनी है वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती है और वहाँ पे जो मनी है वो इन बिटवीन ट्रेडर एंड इन्वेस्टर्स के बीच में ही फ्लो होता रहता है, वो कंपनी को नहीं जाता. ओके, सो हम बात करने वाले हैं प्राइमरी मार्केट यानी कि IPO के बारे में. सो अगर किसी भी कंपनी को अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए या फिर अपने डेट का रिपेमेंट करना हो उसके लिए या फिर अपने वर्किंग कैपिटल के लिए, ऐसे किसी भी रीज़न की वजह से अगर कंपनी को फंड्स की ज़रूरत हो तो कंपनी क्या करती है, अपने कंपनी का थोड़ा सा हिस्सा वो पब्लिक को शेयर्स के रूप में बेचती है और पब्लिक से फंड रेज करती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं IPO. सो IPO आने के बाद वो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक कंपनी बन जाती है. बट इनिशियली अगर किसी कंपनी को IPO लाना हो तो शेयर का इशू प्राइस डिसाइड करना कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और इसीलिए उस कंपनी को पहले एक इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करना पड़ता है टू टेक केयर ऑफ होल प्रोसेस ऑफ IPO लाइक लीगल एडवाइजरी, शेयर प्राइस, शेयर अलॉटमेंट, कंपनीज वैल्यूएशन एक्सेट्रा. जब कंपनी को अपना IPO लाना हो तो कंपनी को पहले सेबी से यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि एक रेगुलेटर है उससे परमिशन लेनी पड़ती है और उसके लिए कंपनी को सेबी को एक डॉक्यूमेंट देना होता है जिसे कहते हैं RHP यानी कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसमें कंपनी के कुछ बेसिक डिटेल्स मेंशन किए होते हैं जैसे कि कंपनी कितने फंड्स रेज करना चाहती है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो मार्केट में कहाँ प्लेस करती है एक्सेट्रा. और आपने और एक नाम सुना होगा DRHP यानी कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. वो भी सेम डॉक्यूमेंट होता है बट जब तक सेबी से अप्रूवल नहीं मिलता तब तक उस डॉक्यूमेंट को DRHP कहा जाता है और सेबी से अप्रूवल मिलने के बाद उसको RHP कहा जाता है. फिर जब सेबी से अप्रूवल मिलता है तो कंपनी अपना इशू लाती है जिसके थ्रू ये डिसाइड किया जाता है कि शेयर्स की अलॉटमेंट किस प्राइस पे हो. इश्यूज़ के मेनली दो टाइप्स होते हैं. उसमें पहला होता है फिक्स प्राइस इशू जिसमें कंपनी अपना एक फ़िक्स प्राइस डिसाइड करती है और इन्वेस्टर्स को उसी प्राइस पे बिड लगानी होती है. और दूसरा होता है बुक बिल्डिंग इशू जिसमें क्या होता है, पब्लिक के पार्टिसिपेशन से एक शेयर प्राइस डिटरमाइन किया जाता है जिसे हम कट ऑफ प्राइस भी बोलते हैं. तो इसमें कंपनी क्या करती है, एक अपना प्राइस बैंड डिसाइड करती है और उसमें एक लोअर प्राइस होता है, एक हायर प्राइस होता है. लोअर प्राइस को फ्लोर प्राइस कहते हैं और हायर प्राइस को कैप प्राइस कहते हैं और उस दो प्राइस के बीच का डिफरेंस है वो मैक्सिमम 20% का होता है. सो फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी ने IPO लॉन्च किया है और उसने प्राइस बैंड डिसाइड किया है कि 180 to 200, तो उसके बीच प्राइस रहते हैं जैसे 180, 185, 190, 195, 200. तो कोई कोई इन्वेस्टर्स होंगे जो 200 पे इंटरेस्टेड होंगे, जो कोई होंगे जो 180 पे इंटरेस्टेड होंगे, कोई होंगे जो 190, कोई 195 पे. सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो प्राइस बैंड होते हैं वहाँ पे इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड होते हैं. सो उसमें जिस भी प्राइस को मैक्सिमम बिडिंग मिलती है उस प्राइस को एक कट ऑफ प्राइस माना जाता है. सो फॉर एग्जांपल उसमें अगर 190 के प्राइस को मैक्सिमम बिडिंग की हो तो उसको कट ऑफ प्राइस माना जाता है. तो उसके ऊपर जो भी इन्वेस्टर्स ने अप्लाई किया हो उसके ऊपर के प्राइस के लिए उनको IPO मिलता है और उसके नीचे के प्राइस के लिए जिन इन्वेस्टर्स ने अप्लाई किया है उनको IPO नहीं मिलता है. सो ये एक बुक बिल्डिंग का प्रोसेस है और आजकल बहुत सारी कंपनीज हैं वो इसी टाइप का यूज़ करती हैं. ओवर सब्सक्राइब मीन्स कंपनी ने जितने भी शेयर्स इशू किए हैं उससे ज़्यादा शेयर्स की अगर बिडिंग आती है तो हम उसे ओवर सब्सक्राइब कहते हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर रिटेल कैटेगरी में कोई कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं और उसके लिए 2 लाख की बिडिंग आती है तो हम कहते हैं कि वो IPO 2 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ. और अगर लेट्स से उस 1 लाख के अगेंस्ट अगर 5 लाख की बिडिंग आती है तो हम कहते हैं कि वो IPO है वो 5 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ. ओके. सो नाउ टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, मतलब इन्वेस्टर्स कैसे कौन कौन से टाइप होते हैं जो IPO के लिए अप्लाई करते हैं. उसमें पहली कैटेगरी है RII यानी कि रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स. इसमें वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आते हैं हु इन्वेस्ट लेस दैन 2 lakhs ऑफ रुपीज़. ओके. और इसके लिए और रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का कोटा रिजर्व रहता है.
फिर सेकंड कैटेगरी आती है HNI यानी कि हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, और इसे NII यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी कहा जाता है। और ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो 2 लाख रुपीज़ के ज़्यादा की बिडिंग करते हैं, वो HNI कैटेगरी में आते हैं और इसके लिए 15% का कोटा रिजर्व रहता है। फिर थर्ड कैटेगरी आती है QIB यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जिसमें एक बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा, और इस कैटेगरी के लिए 50% का कोटा रिजर्व रहता है। और QIB में और एक इन्वेस्टर का टाइप आता है जिसे कहते हैं एंकर इन्वेस्टर्स, मतलब जो भी QIB 10 करोड़ से ज़्यादा की रुपीज़ की बिडिंग करती है उन्हें एंकर इन्वेस्टर्स कहा जाता है। जब भी कंपनी अपना IPO लाती है तो वो पहले अपने कुछ डिटेल्स पब्लिश करती है, जैसे कि कंपनी कितने फंड्स रेज करना चाहती है, वो कितने शेयर्स अलॉट कर रही है, शेयर का लॉट साइज, उसका प्राइस बैंड, वो IPO की ओपनिंग डेट, अलॉटमेंट डेट, लिस्टिंग डेट, क्लोजिंग डेट, ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। सो अगर हमें IPO के लिए अप्लाई करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? तो हमारे पास जो भी डिमैट अकाउंट है, जैसे ज़ीरोधा, एंजल वन, फायर्स, कोई भी डिमैट अकाउंट हो, तो उस डिमैट अकाउंट में ऑनगोइंग IPO के डिटेल्स दिए होते हैं। सो हमें ना 2 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। एक तो हमें जो भी डिमैट अकाउंट है उसमें से जो एप्लीकेशन है वो फिल करना होता है, जिसमें हमें शेयर्स की क्वांटिटी एज पर अलॉट एंड प्राइस डिसाइड करनी होती है, और जो भी पेमेंट मेथड हम यूज़ कर रहे हैं उसका UPI ID हमें एप्लीकेशन में फिल करना होता है। फिर जिस पेमेंट मेथड, जो भी पेमेंट मेथड हम यूज़ कर रहे हैं उसके एप्लीकेशन में हमें एक नोटिफिकेशन आ जाता है, और वो प्रोसीड करने के बाद जो भी हमारे IPO की अमाउंट है वो ब्लॉक हो जाती है। और जिस दिन अलॉटमेंट होती है उस दिन अगर हमें IPO नहीं मिलता है तो वो रीपेमेंट हो जाता है, और अगर IPO मिलता है तो जो जिस दिन IPO की लिस्टिंग होने वाली है उसके एक दिन पहले हमारे अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाते हैं। ओके। सो ये तो थी अब तक IPO की डिटेल्स के बारे में बात। अब बात करते हैं अब तक का सबसे बिगेस्ट IPO जो ऑनगोइंग चल रहा है, LIC का IPO। सो उसके डिटेल्स कुछ इस तरह से है। कंपनी अपना 3.5% का स्टेक बेच रही है, और उसका प्राइस बैंड है 902 to 949, लॉट साइज है 15 शेयर्स। वो IPO 4 मई से 9 मई तक ओपन रहने वाला है, और उसका अलॉटमेंट डेट 12 मई का है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि LIC कंपनी ने डिस्काउंट ऑफ़र किया है। मीन्स अगर आप रिटेल और एम्प्लॉय की कैटेगरी में आती हो तो आपको 45 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप पॉलिसी होल्डर हो तो आपको 60 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। सो LIC के IPO को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सो एज़ पर माई ओपिनियन, LIC एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छी है, उसकी ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, LIC का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, और वो उसका मार्केट शेयर भी बहुत अच्छा है। और LIC कंपनी एक बहुत बड़े बड़े कंपनीज़ के लिस्ट में आती है, और LIC का बिज़नेस मॉडल ही ऐसा है जो कि लॉन्ग टर्म का उसका बिज़नेस मॉडल है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म के व्यू से अगर LIC के IPO में इन्वेस्ट करते हैं तो इन फ्यूचर हमें उसमें बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। सो आज के वीडियो में इतना ही। सो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टेक केयर एंड बाय बाय।